नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इस विचार से ज्ञान शंकर इतने उत्फुल्ल हुए कि जी चाहा चलकर विद्या को जगाऊं, पर जब्त से काम लिया। इस चिंता सागर से निकलकर अब उन्हें शंका होने लगी कि गायत्री की अप्रसन्नता भी मेरा भ्रम है। मैं स्त्रियों के मनोभाव से सर्वथा अपरिचित हूँ। संभव है मैंने उतावलापन किया हो, पर यह कोई ऐसा अपराध न था कि गायत्री उसे क्षमा न करती। मेरे दुस्साहस पर अप्रसन्न होना उसके लिए स्वाभाविक बात थी। कोई गौरवशाली रमणी इतनी सहज रीत से वशीभूत नहीं हो सकती। अपने सतीत्व रक्षा पर विचार स्वभावतः उसकी प्रेम वासना को दबा देता है। ऐसा ना हो तो भी वह अपनी उदासीनता और अनिच्छा प्रकट करने के लिए कठोरता का स्वांग भरना आवश्यक समझती है। शायद इससे उसका अभिप्राय प्रेम परीक्षा होता है। वह एक अमूल्य वस्तु है और अपनी दर गिराना नहीं चाहती। मैं अपनी असफलता से ऐसा दबा कि फिर सिर उठाने की हिम्मत ही न पड़ी। मैं यहाँ कई दिन रही, मुझे जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए थी। वह क्रुद्ध होती तो शायद मुझे झिड़क देती। वह स्वयं निर्दोष बनना चाहती थी, सारा दोष मेरे सिर रखती। वह स्वयं निर्दोष बनना चाहती थी तो सारा दोष मेरे सिर रखती। मुझे ये बाक प्रहार सहना चाहिए था। थोड़े दिनों में उसके हृदय का स्वामी होता। ये तो मुझसे हुआ नहीं, उल्टे आप ही रूठ बैठा। स्वयं उससे आंखें चुराने लगा। उसने अपने मन से मुझे बोदा, साहसहीन, निराबुद्धू समझा होगा। खैर, अब कसर पूरी हुई जाती है। ये मान लो अंतः प्रेरणा है। इस जीवन चरित्र के निकलते ही उसकी अवज्ञा और अभिमान का अंत हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा पर जान देती है। राय साहब स्वयं गायत्री के वेश में अवतरित हुए। उसकी ये आकांक्षा पूरी हुई तो फूली ना समाएगी, और जो कहीं रानी की पदवी मिल गई तो वह मेरा पानी भरेगी। भैया के झमेले से छुट्टी पाऊं तो यह काम शुरू करूं। भैया के झमेले से छुट्टी पाऊं तो ये खेल शुरू करूं। मालूम नहीं अपने पत्रों में कुछ मेरा कुशल समाचार पूछती भी है या नहीं। चलो विद्या से पूछूं। अब की बार इस प्रबल इच्छा को रोक न सके। विद्या बगल के कमरे में सोती थी। जाकर उसे जगाया। चौंक कर उठ बैठी और बोली, क्या है, अभी तक सोए नहीं? ज्ञान, अच्छी नींद नहीं, आज नींद ही नहीं आती। बातें करने को जी चाहता है। राय साहब शायद अभी तक नहीं आए। विद्या, वे 12 बजे के पहले कभी आते हैं कि आज ही आ जाएंगे? कभी कभी 1-2 भी बज जाते हैं। ज्ञान, मुझे जरा सी झपकी आ गई थी। क्या देखता हूँ कि गायत्री सामने खड़ी है, फूट फूट कर रो रही है। आंखें खुल गई, तभी से करवट बदल रहा हूँ। उसकी चिट्ठियाँ तो तुम्हारे पास आती है ना? विद्या, हाँ, सप्ताह में एक चिट्ठी जरूर आती है, बल्कि मैं जवाब देने में पिछड़ जाती हूँ। ज्ञान, अभी कुछ मेरे हालचाल भी पूछती हैं? विद्या, वाह, ऐसा कोई पत्र नहीं होता जिसमें तुम्हारी क्षेम कुशल न पूछती हो। ज्ञान, बुलाती तो एक बार उनसे जाकर मिल आता। विद्या, तो तुम जाओ, वह तुम्हारी पूजा करेंगी। तुमसे उन्हें बड़ा प्रेम है। ज्ञान शंकर को अभी नींद नहीं आई, किंतु सुख स्वप्न देख रहे थे। प्रातः काल था। ज्ञान शंकर स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अभी गाड़ी के आने में आधा घंटे की देर थी। एक अंग्रेजी पत्र लेकर पढ़ना चाहा, पर उसमें जी न लगा। दवाओं के विज्ञापन अधिक मनोरंजक थे। 10 मिनट में उन्होंने सभी विज्ञापन पढ़ डाले। चित्त चंचल हो रहा था। बेकार बैठना मुश्किल था। इसके लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आखिर खोंचे की चाट खाने में उसके चित्त को शांति मिली। बेकारी में मन बहलाने का यही सबसे सुगम उपाय है। जब वह फिर प्लेटफार्म पर आए तो सिग्नल डाउन हो चुका था। ज्ञान शंकर का हृदय धड़कने लगा। गाड़ी आते ही पहले और दूसरे दर्जे की गाड़ियों में झांकने लगे, किंतु प्रेम शंकर इन कमरों में न थे। तीसरे दर्जे की सिर्फ 2 गाड़ियां थीं। वह इन्हीं गाड़ियों के कमरे में बैठे हुए थे। ज्ञान शंकर को देखते ही दौड़कर उनके गले लिपट गए। ज्ञान शंकर तो इस समय अपने हृदय में आत्मबल और प्रेम भाव प्रवाहित होना जान पड़ता था। सच्चे भ्रातृ स्नेह ने मनोमालिन्य को मिटा दिया। गला भर आया, अश्रुजल बहने लगा। दोनों भाई 2-3 मिनट तक इसी भांति रोते रहे।
ज्ञान शंकर ने समझा था कि भाई साहब के साथ बहुत सा आडंबर होगा, ठाट बाट के साथ सब आते होंगे, पर उनके वस्त्र और सफ़र का सामान बहुत मामूली था। हाँ, उनका शरीर पहले से कहीं हष्ट पुष्ट था। यद्यपि वह ज्ञान शंकर से 5 साल बड़े थे, पर देखने में उनसे छोटे मालूम होते थे। उनके चेहरे पर स्वास्थ्य की कांति झलक रही थी। ज्ञान शंकर अभी तक कुलियों को पुकार ही रहे थे कि प्रेम शंकर ने अपना सामान उठा लिया और बाहर चले गए। ज्ञान शंकर संकोच के मारे पीछे हट गए, किसी जान पहचान के आदमी से भेंट न हो जाए। दोनों आदमी तांगे पर बैठे तो प्रेम शंकर बोले, 6 साल के बाद आया हूँ, पर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ से गए थोड़े ही दिन हुए हैं। घर पर तो सब कुशल है ना? ज्ञान: जी हाँ, सब कुशल है। आपने तो इतने दिन हो गए एक पत्र भी न भेजा, बिल्कुल भुला दिया। आपके ही वियोग में बाबूजी के प्राण गए। प्रेम: ये शोक समाचार तो मुझे यहाँ के समाचार पत्र से मालूम हो गया था, पर कुछ ऐसे ही कारण थे कि आ न सका। हिंदुस्तान रिव्यू में तुमने नैनीताल के जीवन पर जो लेख लिखा था, उसे पढ़कर मैंने आने का निश्चय किया। तुम्हारे उन्नत विचारों ने ही मुझे खींचा, नहीं तो संभव है मैं अभी कुछ दिन और नहीं आता। तुम पॉलिटिक्स, राजनीति में भाग लेते हो ना? ज्ञान संकोच भाव से: अभी तक तो मुझे इसका अवसर नहीं मिला। हाँ, इसकी स्टडी अवश्य करता रहता हूँ। प्रेम: कौन सा प्रोफेशन अख्तियार किया है? ज्ञान: अभी तो घर के ही झंझटों से छुट्टी नहीं मिली। जमींदारी के प्रबंध के लिए मेरा घर में रहना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि एक जंजाल है, एक न एक झगड़ा लगा ही रहता है। चाहे उससे लाभ कुछ ना हो, पर मन की प्रवृत्ति आलस्य की ओर हो ही जाती है। जीवन के कर्म क्षेत्र में उतरने का साहस नहीं होता। यदि यह अवलंबन ना होता तो मैं अब तक अवश्य वकील होता। प्रेम: तो तुम मिल्कियत के जाल में फंस गए और अपनी बुद्धि शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। अभी जायदाद के अंत होने में कितनी कसर है? ज्ञान: चाचा साहब का बस चलता तो कभी का अंत हो चुका होता, पर शायद अब जल्द अंत ना हो। मैं चाचा साहब से अलग हो गया हूँ। प्रेम: खेत के साथ ये तुमने क्या किया? तब तो उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता होगा। ज्ञान: कोई तकलीफ नहीं है। दयाशंकर पुलिस में हैं और जायदाद से 2000 रुपये मिल जाते हैं। प्रेम: उन्हें अलग होने का दुख तो बहुत हुआ होगा। वस्तुतः मेरे भागने का मुख्य कारण उन्हीं का प्रेम था। तुम तो उस वक्त शायद स्कूल में पढ़ते थे। मैं कॉलेज से ही स्वराज आंदोलन में अग्रसर हो गया। उन दिनों नेतागण स्वराज के नाम से कांपते थे। इस आंदोलन में प्रायः नवयुवक ही सम्मिलित थे। मैंने साल भर बड़े उत्साह से काम किया, पर पुलिस ने मुझे फंसाने का प्रयास शुरू किया। मुझे ज्यों ही मालूम हुआ कि मुझ पर अभियोग चलाने की तैयारी हो रही है, त्यों ही मैंने जान लेकर भागने में ही कुशल समझी। मुझे फंसे देखकर बाबूजी चाहे धैर्य से काम लेते, पर चचा साहब निसंदेह आत्महत्या कर लेते। इसी भय से मैंने पत्र व्यवहार बंद कर दिया कि ऐसा ना हो पुलिस यहाँ लोगों को तंग करे। बिना देशाटन किए अपनी पराधीनता का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता। जिन विचारों के लिए मैं यहाँ राजद्रोही समझा जाता था, उससे कहीं स्पष्ट बातें अमेरिका वाले अपने शासकों को नित्य सुनाया करते हैं, बल्कि वहाँ प्रशासन की समालोचना जितनी ही निर्भीक हो उतनी ही आदरणीय समझी जाती है। इस बीच में यहाँ भी विचार स्वातंत्र की कुछ वृद्धि हुई है। तुम्हारा लेख इसका उत्तम प्रमाण है। इन्हीं सुव्यवस्थाओं ने मुझे आने पर प्रोत्साहित किया। सत्य तो यह है कि अमेरिका से दिनों दिन अभक्ति होती जाती थी। वहाँ धन और प्रभुत्व की इतनी क्रूर लीलाएं देखी कि अंत में उनसे घृणा हो गई। यहाँ के देहातों और छोटे शहरों का जीवन उससे कहीं सुखकर है। मेरा विचार भी सरल जीवन व्यतीत करने का है। हाँ, यथासाध्य कृषि की उन्नति करना चाहता हूँ। ज्ञान: यह रहस्य आज खुला। अभी तक मैं और घर से सभी लोग यही समझते थे कि आप केवल विद्योपार्जन के लिए गए हैं, मगर आजकल तो स्वराज आंदोलन बहुत शिथिल पड़ गया। स्वराज्यवादियों की जबान ही बंद कर दी गई। प्रेम: ये तो कोई बुरी बात नहीं। अब लोग बातें करने की जगह काम करेंगे। हमें बात करते एक युग बीत गया। मुझे भी शब्दों पर विश्वास नहीं रहा। हमें अब संगठन की, परस्पर प्रेम व्यवहार की, सामाजिक अन्याय को मिटाने की जरूरत है।
हमारी आर्थिक दशा भी खराब हो रही है। मेरा विचार कृषि विधान में संशोधन करने का है। इसीलिए मैंने अमेरिका में कृषि शास्त्र का अध्ययन किया है। यूं बातें करते हुए दोनों भाई मकान पर पहुंचे। प्रेम शंकर को अपना घर बहुत छोटा दिखाई दिया। उनकी आंखें अमेरिका की गगन स्पर्शी अट्टालिकाओं को देखने की आदी हो रही थी। उन्हें कभी अनुमान ही न हुआ था कि मेरा घर इतना पस्त है। कमरे में आए तो उसकी दशा देखकर और भी हताश हो गए। जमीन पर फर्श तक न था। 2-3 कुर्सियां जरूर थीं, लेकिन बाबा आदम के जमाने की, जिन पर गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर तस्वीरें नई थीं, लेकिन बिल्कुल भद्दी और अस्वाभाविक। यद्यपि ये सिद्धांत रूप से विलास वस्तुओं की अवहेलना करते थे, पर अभी तक रुचि उनकी ओर से ना हटी थी। लाला प्रभा शंकर उनकी राह देख रहे थे। आकर उनके गले से लिपट गए, फूट फूट कर रोने लगे। मोहल्ले के और सज्जन भी मिलने आ गए। 2-2.5 घंटे तक प्रेम शंकर उन्हें अमेरिका के वृत्तांत सुनाते रहे। कोई वहां से हटने का नाम न लेता था। किसी को ये ध्यान न होता था कि ये बेचारे सफ़र करके आ रहे हैं। इनके नहाने खाने का समय आ गया। ये बातें फिर सुन लेंगे। आखिर ज्ञान शंकर को साफ साफ कहना पड़ा कि आप लोग कृपा करके भाई साहब को भोजन करने का समय दीजिए, बहुत देर हो रही है। प्रेम शंकर ने स्नान किया, संध्या की और ऊपर भोजन करने के लिए गए। उन्हें आशा थी कि श्रद्धा भोजन परोसेगी, वहीं उससे भेंट होगी, खूब बातें करूँगा, लेकिन ये आशा पूरी न हुई। एक चौकी पर कालीन बिछा हुआ था, थाल परसा रखा था, पर श्रद्धा वहाँ उनका स्वागत करने के लिए न थी। प्रेम शंकर को उसकी इस हृदय शून्यता पर बड़ा दुख हुआ। श्रद्धा से प्रेम उनके लौटने का एक मुख्य कारण था। उनकी याद उन्हें हमेशा तड़पाया करती थी। उनकी प्रेम मूर्ति सदैव उनके हृदय नेत्रों के सामने रहती थी। उन्हें प्रेम के बाह्य आडंबर से घृणा थी। वह अब भी स्त्रियों की श्रद्धा, पति भक्ति, लज्जाशीलता, प्रेम, अनुराग पर मोहित थे। उन्हें श्रद्धा को नीचे दीवान खाने में देखकर खेद होता, पर उसे यहाँ न देखकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। ये लज्जा नहीं, हया नहीं, प्रेम शैथिल्य है। वह इतने मर्माहत हुए कि जी चाहा इसी क्षण यहाँ से चला जाऊं और फिर आने का नाम न लूं, पर धैर्य से काम लिया। भोजन पर बैठे ज्ञान शंकर बोले, आओ भाई बैठो। माया कहाँ है, उसे भी बुलाओ। एक मुद्दत के बाद आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्ञान शंकर ने नीचा करके कहा, आप भोजन कीजिए, मैं फिर खा लूँगा। प्रेम, 11 तो बज रहे हैं, अब कितनी देर करोगे? आओ बैठ जाओ। इतनी चीज़ें मैं अकेले कहाँ तक खाऊंगा? मुझे अब धैर्य नहीं। बहुत दिनों के बाद चपातियों के दर्शन हुए हैं। हलवा, समोसे, खीर आदि का तो स्वाद मुझे भूल गया। अकेले खाने में मुझे आनंद नहीं आता। ये कैसा आतिथ्य सत्कार है? मैं यहाँ भोजन करूँ और तुम कहीं और। अमेरिका में तो मेहमान इसे अपना घोर अपमान समझता है। ज्ञान, मुझे तो इस समय क्षमा ही कीजिए, मेरी पाचन शक्ति दुर्बल है। मैं बहुत पथ्य से रहता हूँ। प्रेम शंकर भूल ही गए कि समुद्र में जाते ही हिंदू धर्म धुल जाता है। अमेरिका से चलते समय उन्हें ध्यान भी न था कि बिरादरी मेरा बहिष्कार करेगी, यहाँ तक कि मेरा सहोदर भाई मुझे अछूत समझेगा। पर इस समय उनके बराबर आग्रह करने पर भी ज्ञान शंकर का उनके साथ भोजन करने को ना बैठना इस बात का प्रमाण था, और एक न एक बहाना करके वे टालते रहे। उन्हें एक भूली हुई बात याद आ गई। सामने के बर्तनों ने इस विचार को पुष्ट कर दिया। फूल या पीतल का कोई बर्तन नहीं था, सब बर्तन चीनी के थे और गिलास शीशे का। संकित भाव से बोले, आखिर ये बात क्या है कि तुम्हारे मेरे साथ बैठने में इतनी आपत्ति है? कुछ छूत छात का विचार तो नहीं? ज्ञान शंकर ने झेपते हुए कहा, मैं आपसे क्या कहूँ, हिंदुओं को तो आप जानते ही हैं, कितने मिथ्यावादी होते हैं। आपके लौटने का समाचार जब से मिला, सारी बिरादरी में एक तूफान सा उठ गया है। मुझे स्वयं विदेशी यात्रा में कोई आपत्ति नहीं। मैं देश और जाति की उन्नति के लिए इसे जरूरी समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि इस नाकेबंदी से हमको बड़ी हानि हुई है, पर मुझे इतना साहस नहीं कि बिरादरी से विरोध कर सकूं। प्रेम, अच्छा ये बात है, आश्चर्य है कि अब तक क्यों मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। अब मैं ज़्यादा आग्रह नहीं करूँगा, भोजन करता हूँ, पर खेद ये है कि तुम इतने विचारशील होकर बिरादरी के गुलाम बने हुए हो, विशेषकर जब तुम मानते हो कि इस विषय में बिरादरी का बंधन सर्वथा असंगत है। शिक्षा का फल ये होना चाहिए कि तुम बिरादरी के सूत्रधार बनो, उसको सुधारने का प्रयास करो।
ना कि यह कि उसके दबाव से अपने सिद्धांतों को बलिदान कर दो। यदि तुम स्वाधीन भाव से समुद्र यात्रा को दूषित समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति न होती। तुम्हारे विचार और व्यवहार अनुकूल होते, लेकिन अंतःकरण से किसी बात से कायल होकर केवल निंदा या उपहास के भय से उसको व्यवहार न करना तुम जैसे उदार पुरुषों को शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे धर्म में किसी मुसाफिर की बातों पर विश्वास करना मना हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसे हिंदू धर्म निषिद्ध ठहराता हो। मैंने दर्शन शास्त्रों पर जितने ही व्याख्यान दिए, अपने रस्म रिवाज और वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करने में सदैव तत्पर रहा, यहाँ तक कि पर्दे की रस्म की भी सराहना करता रहा। मेरा मन इसे कभी नहीं मान सकता कि यहाँ किसी को मुझे विधर्मी समझने का अधिकार है। मैं अपने धर्म और मत का वैसा ही भक्त हूँ जैसा पहले था, बल्कि उससे ज़्यादा। इससे अधिक मैं अपनी सफाई नहीं दे सकता। ज्ञान इस सफाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को विदेशी यात्रा पर अश्रद्धा है, पर किसी तर्क या सिद्धांत के अधीन नहीं है। लेकिन इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म कुछ रीतियों प्रथाओं पर अवलंबित है और विदेश में आप उनका पालन समुचित रीत से नहीं कर सकते। आप वेदों से इनकार नहीं कर सकते, ईसा मूसा के अनुयायी बन सकते हैं, किंतु इन रीतियों को नहीं त्याग सकते। इसमें संदेह नहीं कि दिनों दिन ये बंधन ढीले होते जाते हैं। और इसी देश में ऐसे कितने ही सज्जन हैं जो प्रत्येक व्यवहार का भी उल्लंघन करके हिंदू बने हुए हैं, किंतु बहुमत उनकी उपेक्षा करता है और उनको निंद समझता है। इसे आप मेरी आत्मभीरुता या कर्मण्यता समझें, किंतु मैं बहुमत के साथ चलना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं बल प्रयुक्त सुधार का कायल नहीं हूँ। मेरा विचार है कि हम सब बिरादरी में रहकर उससे कहीं अधिक सुधार कर सकते हैं जितना स्वाधीन होकर। प्रेम शंकर ने इसका कुछ जवाब न दिया। भोजन करने लेटे तो अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगे। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, वो कह रहे कि इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है।